चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज के हमारे सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। भगवान गौतम बुद्ध का यह विचार है। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति और अमन का संदेश दिया, भगवान बुद्ध के विचार हजारों साल बाद आज भी उतने ही समर्पक है। दोस्तों, दुनिया को बदलने के इसी विचार से प्रेरित होकर एमसेल के इस मिशन को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महानुभाव ही है हमारे अगले स्पीकर। दोस्तों, अपने सुख को त्याग कर अपनी विद्वत्ता, अपना समय और अपनी ऊर्जा को विश्व कल्याण के काम में जिन्होंने लगाया, इसीलिए उनके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आमंत्रित करते हैं सुस्वभावी, एकाग्र चित्त और शांति का प्रतीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोरे। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमने हमेशा ये जाना है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जब जरूरत पड़ी हमें भारतीयों को ये प्रूव करने की कि अगर दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन बना सकता है और वो भी एकदम कम मिनिमम अफोर्डेबल कीमत पे, तो वो एक भारतीय ही हो सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम लेते हैं तो न्यूक्लियर सेक्टर में होमी भाभा सर, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में भारत देश को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश किया। चाहे वो स्पेस सेक्टर हो जहाँ पे विक्रम साराभाई सर ने फिर से भारत देश को एस्टेब्लिश किया हो, और चाहे वो मिसाइल सेक्टर हो जहाँ पे फिर से हमारे इंस्पिरेशन एपीजे सर ने भारत देश को एस्टेब्लिश किया हो। लेकिन इसी के साथ में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो सेक्टर भारत देश को हर एक कोने कोने से जोड़ता है। एक ऐसा सेक्टर कि अगर भारतीय ट्रांसपोर्टेशन का जिसको बेस माना जाता है, कोई भी रिसोर्सेस अगर भारत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना है तो उसके सिवा हो नहीं सकता, एंड दैट इज भारतीय रेलवे सेक्टर। भारतीय रेलवे सेक्टर का अगर हम देखते हैं तो जरूर इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ब्रिटिशर्स ने किया, खुद के लिए किया, बिकॉज उनको भारत से संपूर्ण तरीके का जो कच्चा माल था वो अपने देश लेके जाना था। उसके बाद में वो भारतीय रेलवे सेक्टर जो है वो हमारे पास में आया, एंड देन धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते गए। लेकिन अगर हम खुद को दुनिया के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमारा स्पीड और दुनिया का स्पीड बहुत इसमें तफावत थी। जिस स्पीड से दुनिया की रेलवे दौड़ रही थी, हमारी जो रेलवे थी वो तभी भी एक्सप्रेस पैसेंजर इसी लेवल पे। और जब भारतीय रेलवे प्रशासन को ऐसा लगा कि नहीं, अभी हमें भी उस रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा जिस रफ्तार से पूरी दुनिया की ट्रेन दौड़ रही है, तब उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि जो फॉरेन के बेस्ट कंट्रीज है, जहाँ पे बेस्ट रेलवे है, जो हाई स्पीड दौड़ती है, वहां पे जाना है, उसको विजिट करना है, और उसको विजिट करने के बाद में जो बेस्ट रेलवे रहेगी उसको हम हमारे भारत देश में इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे इंसान की है जिनका ये सपना था कि अगर भारत देश में सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनेगी तो भारत देश की खुद की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, जिनका नाम है सुधांशु मणि। आज हम उनकी ही कहानी सुनेंगे। हर भारतीय एक रेलवे इंजीनियर के हिसाब से 1981 में इन्होंने रेलवे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के बाद में उनका एक ही सपना था कि जैसे मैंने आपको बोला कि हाई स्पीड ट्रेन भारत देश में ही बननी चाहिए। लेकिन ये सपना देखते देखते उनका रिटायरमेंट का वक्त आया। अभी जब रिटायरमेंट का वक्त आया, उनके पास में 2 ही साल थे और उनका ट्रांसफर हुआ था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, जहाँ पे भारत के जो कोचेस है वो बनाए जाते हैं। और वहां पे जब ये आए तब उनके पास में 2 साल था। उनकी जो टीम थी, उनको टीम के उन्होंने पूछा कि मेरा एक सपना है कि हमें भारत का अपना खुद का इंडिजिनियस ट्रेन बनाना है, क्या हम ये कर सकते हैं, आप मेरा साथ दोगे? तो उनके टीम ने बोला कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है फंड, वो हमें फंड कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए ये जो है वो अपने जो रेलवे बोर्ड है उनके जो चेयरमैन है उनको जाके मिले। उन्होंने उनको बोला कि सर हमें इसके लिए फंड चाहिए होगा। तब उन्होंने बोला कि ऑलरेडी जो फंड है वो हमने अलोकेट कर दिया है, हमारा जो बजट है वो हमने ट्रेन को इंपोर्ट करने के लिए दे दिया है।
इन्होंने बोला कि सर ठीक है, आपको इंपोर्ट करना है तो आप कीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ट्रेन बनाने का आप मौका दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर जब तक आप मुझे ये मौका नहीं देंगे, तब तक मैं आपके जो पैर है, अगर मैं आपके पैर पकड़ के ही रहूंगा जब तक आप मुझे फंड का अलोकेशन करके नहीं देते। उन्होंने अंत में फंड का अलोकेशन अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए फंड एक चैलेंज नहीं था, और भी एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि कोई भी हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए 4 साल लगते और इनको ये काम 2 साल में ही करना था, बिकॉज 2 साल के बाद में वो रिटायर होते थे और कोई नया जो है उनका उधर डेप्यूटेड हो सकता था। तो जब टीम ने उनको कहा कि ये 4 साल का काम हम 2 साल में कैसे करेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि 12 घंटे काम करेंगे दिन का तो 4 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम 24 घंटे काम करेंगे तो हमारा काम 2 साल में हो सकता है। उन्होंने ऐसे ही किया, दिन रात मेहनत करके इन्होंने 2018 में पहले भारत की हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, जिनको ट्रेन 18 और वंदे भारत ये ट्रेन भी बोला जाता है, इसका निर्माण किया। अगर हम देखते हैं स्पीड के हिसाब से तो सिर्फ 52 सेकंड में वो 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो कि बुलेट ट्रेन से भी बेहतर ये दे सकती है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो उनको फंड जो अलोकेट किया था वो 100 करोड़ का था, लेकिन उनके इंजीनियर्स ने सिर्फ 97 करोड़ में करके दिखाया। और इतना ही नहीं, ट्रेन अगर इंपोर्ट करते थे कहीं से तो वो 200 करोड़ तक जाता था। इस तरीके से हमने फिर से पूरे दुनिया को बता दिया कि अगर भारतीय टेक्नोक्रेट ये सोच लेता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हमें बनानी है, तो हम फिर से वो बना सकते हैं। और दुनिया को अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी जो हम आज सोचते हैं, तो भारत में प्राचीन काल से हम इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी में जीते थे, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि सभी हमारी भारतीयों की एडवांस टेक्नोलॉजीज जो थी वो निसर्ग के साथ में चलती थी, उसके समरूप। आज हम निसर्ग से अगेंस्ट जाके एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और रहा सवाल एमसीएल का, तो एमसीएल यही चाहती है, यही मानती है कि हम फिर से अपनी एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से भारत देश को एक प्रगत बना सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे व्यक्ति को कि जब पूरी दुनिया मोबाइल में कवरेज में ये देख रही थी कि कौन सा 2G 3G 4G बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये इंसान ये देख रहे थे कि बायोमास में कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो कि 2G 3G 5G तक काम कर सकता है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने आज ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जो कि हर एक गांव को सुजलाम सुफलाम बना सकता है और भारत देश को फिर से नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना सकता है। तो ऐसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलक। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलक फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस संस्था का निर्माण यूनाइटेड नेशंस ने किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। और इसलिए किया है कि ये संगठन, ये कमेटी पूरी दुनिया में जो हवामान बदल है, तापमान बदले, उसके ऊपर काम करे। और इस कमेटी में दुनिया के सभी जाने माने सबसे बेस्ट जो रिसर्चर है वो उसमें शामिल है। एनवायरमेंटलिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, और ये सभी मिलकर इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना अहवाल प्रकाशित करते हैं। उन्होंने 1990 में शुरुआत की और अभी 2021 में उन्होंने अपना 6वां रिपोर्ट प्रकाशित किया। अभी ये जो रिपोर्ट था, 6वां रिपोर्ट, ये 2 पार्ट में था। पहला पार्ट उन्होंने 2021 में प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने बताया कि क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्या साइंस है इसके पीछे, क्या फिजिक्स है। और 2022 में उन्होंने दूसरा पार्ट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या कितने सारे परिणाम, इंपैक्ट अलग अलग हो सकते हैं, और इन इंपैक्ट के चलते कौन कौन से वो देश है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला अगर कोई देश है तो वो होगा भारत, ऐसा इस किताब में लिखा है, किताब ने रिपोर्ट में लिखा है। वैसे देखा जाए तो पूरे लिस्ट में भारत का नंबर 5वां है, लेकिन भारत के पहले 4 ऐसे देश है जो बहुत मामूली छोटे छोटे देश है।
भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक सामाजिक असर परिणाम इस क्लाइमेट चेंज का, इस ग्लोबल वार्मिंग का होने वाला है। और दोस्तों, जैसे इस रिपोर्ट में लिखा है वो आज हमारे सामने है। आज परिस्थिति इतनी ज्यादा गंभीर इस साल दिख रही है कि हम इस परिस्थिति को पिछले साल से कंपेयर भी नहीं कर सकते। यानी पिछले साल भी इतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना आज हर दिन हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है तब से हो रहा है ये जो। और इसके पीछे बहुत ही सिंपल ऐसा साइंस है जो हम सभी लोग जो स्कूल में गए उन सबको हम एक्सप्लेन, सबको पता है ऐसा साइंस। ये इतनी ज्यादा धूप, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से ये जो हवा होती है जमीन को लग के, वो बहुत गर्म होती है। और जब भी हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। और वो जो क्षेत्र है जहां बहुत भारी तापमान है, हवा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है, हवा ऊपर चले जाने की वजह से वो कम दबाव का क्षेत्र बनता है। और नॉर्मली नेचुरली जहां कम दबाव का क्षेत्र होता है वहां ज्यादा दबाव से हवा आती है। तो आजू बाजू के क्षेत्र से जो हवा होती है वो बहुत फोर्सफुली, वो बहुत स्पीड से उस जगह पे आती है, क्योंकि उन दोनों का जो तापमान का जो चेंज है, बदल है, डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम दबाव का क्षेत्र होता है कि जिसको से बहुत जोर से आजू बाजू से हवा आती है। और ये जो हवा आती है अपने साथ बादलों को लेके आती है और इतने जोर से, इतनी स्पीड से आते हैं कि बादलों के साथ भी और भी बिजली चमकती है। इतनी सारी बिजली तैयार होती है, हम लोग देखते हैं। और इन बादलों में जो भी छुपा हुआ जो प्रेसिपिटेशन, जो भी बाष्प होता है, वो पानी करके, बूंद करके नहीं बरसता, तो बर्फ के गोले बन जाते हैं उसके। इतना वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर महाराष्ट्र के ऐसे जिले से, अहमदनगर से, कि जहां आमतौर पर बारिश भी ज्यादा नहीं होती और वहां बर्फबारी यानी बर्फ के गोले पड़ रहे हैं। और ऐसे गोले के क्रिकेट के बॉल जितने बड़े गोले आज हमारे सामने गिर रहे हैं। आज हमारे सामने ये परिस्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। और दोस्तों, बात ये नहीं कि इसकी वजह से हमारा जानो माल का, हमारा फिजिक्स, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स का नुकसान हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से हमारा जो मनोबल है उसका नुकसान हो रहा है। हमारा मनोबल कम होता जा रहा है। हमें पता है कि हमारा एमसीएल का पूरा जो संगठन है वो बना है इसी चीज के लिए। और हमें इस सभी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए अभी भी हमारे पास ये पूरा दशक है। और इस दशक में हम 100% इस परिस्थिति को काबू में लाएंगे। उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे ब्लूप्रिंट है और सभी मिलके डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों को नहीं पता ना, किसानों को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। किसानों को नहीं पता कि किस दिशा में ये सब कुछ जाएगा। आज अगर इतना नुकसान हो रहा है भारी, तो कल क्या होगा? क्या होगा मेरा भविष्य? मैं सच में खेती करूं या नहीं करूं? किसानों को नहीं पता। हमें जब कोई भी काम हम लोग करते हैं और उस काम में कोई चुनौती आती है तो हमें पता होता है कि ये चुनौतियां टेम्पररी है, ये चुनौतियां निकल जाएगी और फिर हम जाके अपने लक्ष्य को पार कर लेंगे। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई सेमेस्टर, कोई साल अगर हमारा वेस्ट होता है, हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारी तबीयत नहीं होती या कोई भी कारण हो सकता है, तो भी हम मायूस नहीं होते। हमें पता होता है कि मैं ये अगले साल कर लूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन किसानों के बारे में ऐसा नहीं है ना। आज किसानों को जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है वो हौसले की, उम्मीद की। कोई तो ऐसा हो कि जो उनको बताए, उनको हौसला दे, उनका मनोबल बढ़ाए। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज किसानों को है। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कि किसानों को वो उम्मीद देने की, किसानों के लिए हौसला देने की, किसानों के लिए खड़ा होने की और उनको बोलने की कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ये सभी जो बिजनेसेस हमने तैयार किए हैं ना दोस्तों, ये बिजनेसेस सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो किए हैं। एमसीएल इस संस्था का जन्म बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हुआ ही नहीं। ये जो हमारे समाज में आजू बाजू में जो प्रॉब्लम है, जो चीजें, जो चैलेंजेस हमारे सामने है, उसको पूरा करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हमारे एमसीएल का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। और इसका तरीका एक ही है, बिजनेसेस। क्योंकि खाली पेट से हम लोग ये कितना भी बोले तो उसका फर्क नहीं होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम किसानों को, हमारे लोगों को अगर कमा के देंगे, उतना ज्यादा हौसला उनका बढ़ेगा। जितनी ज्यादा उम्मीद
हिम्मत उनकी बढ़ेगी, मनोबल उनका बढ़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की तारीख में हमारे सामने है, क्योंकि हमको अभी लोगों को बताना है, हमें किसानों को बताने की जरूरत है कि आप चिंता मत करिए। जिस देश में हम लोग पैदा हुए हैं वो देश दुनिया का सबसे अमीर ऐसा देश है। ये वो देश है कि हमारे संस्कृति का जो पूरा इतिहास है, पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृति है, जितने भी देश है, सिविलाइजेशन है, उसकी लगभग 10,000 साल की हिस्ट्री है। अब इस 10,000 साल में मोर देन 95% टाइम भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। सिर्फ पिछले 300-400 साल ये जब से अंग्रेज आए, उन्होंने इस सिस्टम को डैमेज किया है। अदरवाइज हमेशा भारत दुनिया की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। पूरी दुनिया के लिए हम 35% तक इतना जीडीपी या इतने इनकम का निर्माण करते थे। और जिस रिसोर्सेस, जो संसाधन थे, जिसकी वजह से सब हम करते थे, वो आज भी हमारे सामने, वो आज भी हमारे साथ है। और मिलके हम फिर से उस इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए घबरा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो भी संकट है, ये भी जो भी चीज है, वो टेम्पररी है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, ये हमारी अंदरूनी ताकत है। और दोस्तों, यही फेथ, यही विश्वास, यही उम्मीद और यही यकीन हमें आज लोगों के दिलो दिमाग में करना है। उनको बताना है कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन सब चीजों को ना कि सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारे देश को हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो इसलिए अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट अगर कोई काम है तो हमारे लोगों के लिए इकोनॉमी का निर्माण करना, इनकम का निर्माण करना। और इसके लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे देश में जितना भी इनकम हो रहा है, हमारे देश में आज जितनी भी जीडीपी है, जितना भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, सेवा का निर्माण हो रहा है, पैसे कमाया जा रहा है पूरे देश में। अभी वो जो पैसे कमाए जाते हैं उस पर बहुत बड़ी विषमता है। पैसे कमाने के विषमता में भारत बहुत आगे है। विषमता ऑलमोस्ट सभी देशों में है, लेकिन जितनी विषमता भारत में वो बहुत ज्यादा है। आज हमारे 1% लोग जो ऊपर है, सबसे अमीर, वो 33%, यानी ऑलमोस्ट 1/3 भारत, पूरे भारत का इनकम उनके पास जाता है। जो ऊपर के 10% लोग हैं, उनके पास 2/3 इनकम जा रहा है। और 90% लोगों के पास 1/3 इनकम है। हमारे समाज में, हमारे देश में जो आधे लोग हैं, 50% आधे लोग, उनके पास 6% इनकम भी नहीं है। 6% से कम, यानी 5.9% इतना ही इनकम है। और ये जो विषमता अगर आप देखोगे तो हर साल बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है, संपत्ति की भी बात है। संपत्ति किसे कहेंगे आप? कि अगर आप कोई हर महीना कुछ पैसे कमा रहे हो, धीरे धीरे करके अगर उसकी में बचत कर रहे हो, और आप अपने लिए घर खरीद रहे हो, अपने लिए जमीन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, ऐसी कोई जब संपत्ति का निर्माण कर रहे हो, उसे कहते हैं वेल्थ या संपत्ति। उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी असमानता है। हमारे देश में जितनी भी संपत्ति है, 1% लोग, जो ऊपर 1% लोग है ना, उनके पास आधे से ज्यादा संपत्ति है। 51%, यानी आधे से ज्यादा प्रतिशत सिर्फ 1% लोगों के पास है। और जो नीचे वाले 60%, 50 भी नहीं, 60% लोगों के पास 5% भी संपत्ति नहीं है। तो क्यों होता है ऐसे, मुझे बताइए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आज जिस तरीके से हर साल हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हर साल लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, लोगों को वस्तु सेवाएं और चाहिए, तो और इसको ज्यादा वस्तु देने के लिए, ज्यादा सेवा देने के लिए कंपनियां ज्यादा माल तैयार कर रही है, बेच रही है, और इसलिए जीडीपी भी बढ़ रहा है ना, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जो विषमता है वो भी बढ़ रही। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इतने सारे करोड़ों लोगों की जो जरूरतें हैं, वो कौन पूरा करता है? तो वो 1% लोग पूरे करते हैं। वो 1% में आने वाली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो सिर्फ पूरा करती है। अगर डिमांड बढ़ती है आपकी, अगर जरूरत बढ़ती है आपकी, जीडीपी बढ़ता है आपका, वो सब उनके पास, वो ज्यादा कमाई करते हैं, वो ज्यादा वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं, उसको बेचते, ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो है, जो कॉमन लोग है, वो कहीं नहीं है। ये 60, 70, 80% लोग कहीं नहीं है। बच्चे में 20-30% उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सर्विसेज में है। हमारे जैसे कॉमन लोग इस पूरे प्रोसेस में है ही नहीं।
और यही कारण है जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिलियनर्स है और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां इस तरीके से काम चल रहा है, इस तरह से वो बिजनेसेस कर रही है। अभी इन कंपनियों को भी अगर आप देखोगे, जो कंपनी माल तैयार कर रही है, बेच रही है, उनका भी रेवेन्यू, उनका भी प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये कंपनियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोग इसमें शामिल ही नहीं है। लोग इस पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें शामिल ही नहीं है। ना उनका कोई रोल है, ना उनको कोई स्कोप है। और दोस्तों, अगर मिलके हम सब, आप मैं मिलके अगर इस सिचुएशन के भी थोड़ा सा करेक्ट करें, मैं नई जीडीपी की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज हमारे देश में जितना भी वस्तु सेवा का निर्माण हो रहा है, माल बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में भी अगर हम अपने लोगों को शामिल करें तो भी पूरे भारत के आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है दोस्तों। और बहुत छोटी सी भी शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, बहुत छोटी सी, सिंपल, जो भी आज की तारीख में पॉसिबल है ना, जो भी कर सकते हैं हम अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, उससे चालू करते हैं आज की तारीख में। लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य बड़ा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वो जो जीडीपी है उसमें से मैक्सिमम, यानी आज का जो जीडीपी है वहां मैक्सिमम शेयर चाहिए, नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्राप्त करना। और पोटेंशियल क्या है हमारा? तो हम दुनिया के लिए 35% जीडीपी बना सकते हैं, ये पोटेंशियल है हमारा। और इस पोटेंशियल तक लेके जाना, यही लक्ष्य है हमारा। लेकिन शुरुआत करेंगे एकदम छोटे से, और इसका एक ही प्रिंसिपल रहेगा, यानी आज की तारीख में जो भी शुरुआत करेंगे और कल जाके भी अगर हमें बहुत बड़ी इकोनॉमी का निर्माण करना है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी का निर्माण करना है, फिर भी इसका प्रिंसिपल एक ही रहेगा। और वो क्या रहेगा कि इस सभी प्रोसेस में हमारे लोग शामिल हो, हमारे लोग इन वस्तु और सेवा का निर्माण करें, हमारे लोग इस इनकम में भी शामिल हो, हमारे लोग इस संपत्ति का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी शामिल हो, और इसी प्रिंसिपल के साथ इस इकोनॉमी को बढ़ाएं। सबसे पहले क्या होगा, फेज 1 में क्या होगा, इस साल क्या होगा, तो आज जितना भी पॉसिबल है, मिनिमम जितना भी आज हमारे पास कैपेसिटी है, जो भी हमारे लोग कर सकते हैं, उसके साथ शुरुआत करें, उसके साथ शुरुआत करेंगे और उसको प्रक्रिया में लाएंगे, बिजनेस में लाएंगे। दूसरे स्टेज में क्या करेंगे कि ये जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, यानी कई सारे ऐसे लोग जो ये कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि आप ये करिए, आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और जो कुछ है, कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। हमारी जो भी वस्तु और सेवा देने की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाएंगे और मार्केट का शेयर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे, तो एक बहुत बड़े कंपनी जैसे काम करेंगे, एक बहुत बड़े कंपनी का निर्माण करेंगे। जब भी हम लोग कॉर्पोरेट बोलते हैं, भांडवलदार बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि बहुत अमीर जो लोग होते हैं वही बिजनेस कर सकते हैं। ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जो है वो हाउसेस है, वो उनके घर है, वो बहुत करोड़पति है और वो ऐसे बिजनेसेस करते हैं। लोग मिलके कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या? तो वो एग्जांपल है ना हमारे सामने, अमूल भी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। किसने बनाया उसको? 33 लाख किसान है कि जिन्होंने अमूल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो दूध की कंपनी है, उसको बनाया है। अमूल में 33 लाख किसान, हर किसान दूध उत्पादन करता है और उसके बाद फिर दूध और दूध के अलग अलग उत्पादन तैयार होते हैं। वैसे हम कर सकते हैं ना, हमारे सभी लोग मिलके, हमारे सभी किसान लोग मिलके बायोफ्यूल में, ईंधन और ऊर्जा में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं। वो प्रोडक्ट करके, उसको ब्रांड करके और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की बात नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, आज तो ऐसे भी खाना मिलता है कि उसको सिर्फ गर्म करना है और खाना है, और उससे लेके कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनेंगी। हर चीज के ऊपर एक ब्रांड बना के एक बड़े कंपनी का निर्माण आप लोग कर सकते हैं, हमारे लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये एमईपी, अगर आप देखेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो सभी पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे, इसमें तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। हर एक चीज को ब्रांड बना के बड़ा कर सकते हैं हम, और ऐसे ही काम करना है। तीसरे फेज में ऐसे ही काम करना है, और नेक्स्ट फेज में अब सभी लोग, आपकी जो सभी कंपनियां काम करेगी, जो सभी कंपनियां बनेगी इतने सारे लोगों के साथ, वो सभी कंपनियां एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव में, सहकार में काम करेगी। जब भी हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, सहकार की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक एक इंडिविजुअल से कोऑपरेटिव सेक्टर बनता है। जैसे हमने अमूल देखा कि एक एक किसान है, उन्होंने अमूल बनाया,
वैसे ही कोई भी कोऑपरेटिव कंपनी या फैक्ट्री होती है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होती है, नागरी बैंक होती है, कोई भी कोऑपरेटिव शुगर की फैक्ट्री होती है, उसमें एक इंडिविजुअल उसमें शामिल होता है। वैसे नहीं, वैसे अगर हम सभी जब जब कंपनियां अलग अलग लेवल पे बनेंगे, ये सभी कंपनियां भी कोऑपरेटिव लेवल में काम करेगी। यानी कोई अगर गढ़चिरौली, चंद्रपुर में, कोई तेलंगाना में भी बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो दिल्ली में बेचेंगे, बेंगलुरु में बेचेंगे, हर जगह उनकी दूसरी कंपनी बेचेगी। और ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के सहकार क्षेत्र में आप लोग, हम सब लोग काम करें, और इसी से अपने देश का जीडीपी इनकम बढ़ने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? तो हमारा होगा ग्लोबल प्रेजेंस। आज जैसे हमारे देश में बाकी की कंपनियां आती है और बिजनेस करती है, बाकी की कंपनियां अपना माल तैयार करती है और यहाँ बेचती है, वैसे हम भी करेंगे। ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम हमारे आजू बाजू की जो देश है वहां जाएंगे और बिजनेस करेंगे, वहां बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे, वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे जो आजू बाजू की ये साउथ एशिया में देश है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये देश तो भारतवर्ष का एक पार्ट थे। ये तो कभी हमसे अलग थे ही नहीं। इनके यहाँ तो जाके हम लोग बिजनेस कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे बाकी के अफ्रीकन, बाकी के एशियन देश कि जहां ऐसे वातावरण, तापमान हो और जहां फिर ये बायोफ्यूल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग का निर्माण कर सकते हैं, वहां जाके करेंगे। आप लोग करेंगे, आप भी बिजनेस करेंगे। लेकिन जब भी हम बिजनेस करेंगे तब वहां भी कम्युनिटी उनका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं जैसे आज की कंपनियां करती। आज हमारे देश में कौन कौन बिजनेस कर रहा है? तो जापान में वो जो टोयोटा कंपनी वहां आती है और कितनी सारी गाड़ियां बेच रही। जापान की वो सुजुकी कंपनी है इधर, और कितनी सारी सुजुकी की गाड़ियां हम लोग बेचते हैं। कई साल तक सुजुकी नंबर 1 था। वहां की होंडा 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बेचती है हमारे देश में। अमेरिका की बात करें तो अमेजॉन है, एप्पल है, गूगल है, ये सभी कंपनी यहाँ के माल बेचती। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि यहाँ के लोगों को तो छोड़िए, ये लोग हमारे देश का टैक्स भी नहीं पे करते, क्योंकि इनके कंपनी का जो ऑफिसेस होता है वो बाहर वो रखते हैं। ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम लोगों का उसमें ख्याल रखेंगे। और जहां तक मार्केट की बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे उनको मार्केट कैसे करेंगे, कहाँ बेचेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे जो लोग हैं, आज हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे तहसील में रहने वाले लोग हैं, जिनकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। हमारे देश के लोगों की जरूरत पूरा करेंगे, उनको ये माल पहले बेचेंगे। और उसके बाद कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, यानी बड़े बड़ी सेवाएं, संस्थाएं, अभी इसमें प्राइवेट संस्थाएं तो है, लेकिन गवर्नमेंट की संस्थाएं भी है। गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाले दिनों में आपका होने वाला है, हमारा होने वाला है। अभी देखिए, हर स्टेट में, हर राज्य में एक राज्य परिवहन कंपनी है जो आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए वो बनाई गई है, हर स्टेट की। अभी इतनी सारी उनकी बसेस है, वो सभी बसेस आने वाले दिनों में हमने तैयार करने वाले, या हमारे किसान जो तैयार करेंगे उस बायो सीएनजी पे चलेगी। सभी गाड़ियां जो आज के ऊपर डीजल पे चल रही है ना, वो सभी गाड़ियां बायो सीएनजी के ऊपर चलेगी, और वो हमारे किसान बनाएंगे। आज जो भी बिजली हमारे देश में तैयार हो रही है, आने वाले दिनों में सब बिजली जो हमारे किसान कोयले तैयार करेंगे उसके ऊपर चलेगी। तो आने वाले दिनों में ये सभी लोग हमारे क्लाइंट होने वाले हैं। और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो है एक्सपोर्ट, यानी सभी चीजें हम पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस बिल्ड करने का तरीका है, यानी मैंने आपको कहा कि कैसे हम लोग छोटे से लेके बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करेंगे, या मार्केट भी कैसे डेवलप करेंगे, ये जो दोनों प्रोसेसेस है, ये एक्चुअली बहुत ही साइंटिफिक प्लान स्ट्रैटेजी है। एक विजन, एक मिशन, इसके साथ इस बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बिजनेस में बहुत लकी है, ये बिजनेस में इसका कुछ हुआ नहीं। ये लक भी कुछ नहीं होता इसमें। जब आपके पास विजन होता है, मिशन होता है, आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, आप बिजनेस में सफल होते ही है। सिर्फ क्या होता है कि कुछ लोगों को वो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। अब जैसे बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, वो बहुत ही फास्ट सफल हो गए, तो उन्होंने कंपनियां बनाई। लेकिन जब स्टीव जॉब्स है, जेफ बेजोस है अमेजॉन के, या जैक मा है चीन के, उनको टाइम लगा, उनको समय लगा वो सफलता लेने के लिए। लेकिन जितने भी साल उन्होंने अपने कंपनी में दिए, बिजनेस में दिए, वो वेस्ट नहीं गए। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनकी है। तो हमेशा बिजनेस इज बेसिकली अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी। और इसमें
जो बेसिक्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। यानी आप एक पान का ठेला डालिए, नहीं तो बहुत बड़े कंपनी के मालिक बन जाइए, फाउंडर बन जाए, लेकिन सब में, दोनों में, या आप इंडिविजुअल हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सिद्धांत होते हैं, वो हमेशा सेम ही होते हैं। और क्या सिद्धांत होते हैं वो? तो सिद्धांत होते हैं कि कभी भी बिजनेस करना है तो हमें वो देखना जरूरी होता है कि मेरे बिजनेस से, मेरे इस प्रोडक्ट या सेवा से कौन सा वो प्रॉब्लम है वो जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, लोगों की कौन सी जरूरत उसको पूरा करने वाला हूँ, या किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर करने वाला हूँ। तो ये जो नीड, जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करना ये पहला हर इसमें होता है। चाय की भी दुकान डालनी है तो मैं कहाँ डालूं जहां मैं लोगों को जरूरत पूरा कर सकता हूँ, और फिर एक राइट प्रोडक्ट आप लेके आइए, जो ऐसा प्रोडक्ट, जो वस्तु हो, सेवा हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे और जो उस सेक्टर में भी अच्छा काम करे। और फिर इस राइट प्रोडक्ट को लेके, और फिर ये जो अपॉर्चुनिटी दिख रही, इसमें फिर कैसे मार्केट डेवलप करें उसके बारे में सोचना है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को किस तरह लोगों के सामने रखना, ये स्टेज होता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप लोगों के ये प्रोडक्ट, ये सेवा, ये सॉल्यूशन सामने रखते हो, तो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लोगों की जो जरूरतें लगते हैं उसके सर्विस का ख्याल रखना, ये भी उसमें होता है। और कंटिन्यूअस रिसर्च डेवलपमेंट, यानी कंटिन्यूअस हमारी जो वस्तु है या हमारी सेवा, कैसे हम लोग बेहतर करें, कैसे कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करें। जो कंपनी इसके ऊपर काम करती है हमेशा वही उस सेक्टर में नंबर 1 होती है। अमेजॉन कंटिन्यूअसली काम करता है कि कैसे मैं अपने लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा करूं। गूगल कंटिन्यूअसली काम करता है कि मैं कैसे बेहतर बनूं। एप्पल कंटिन्यूअसली काम करता है, और इसलिए ये कंपनी नंबर 1 पे है, जो हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेसेस है जो हमें अभी बिल्ड करने हैं, इस बिजनेसेस के लिए आज के दिन का जो काम है वो है इस बिजनेस के लिए फाउंडेशन बनाना, एक बहुत अच्छी नींव बनाना, और इस नींव के ऊपर फिर उस बिजनेस का निर्माण करना, इस फाउंडेशन के ऊपर उस बिजनेस का निर्माण करना। लेकिन पहले यह समझना चाहिए कि हमारा बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, कौन से क्षेत्र है, क्या क्या जगह है जिसमें हम बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस करोगे, अपने गांव में बिजनेस करोगे, शहरों में बिजनेस करोगे, तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारा जो फोकस, हमारा मिशन क्या है? सस्टेनेबिलिटी। इस पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल, शाश्वत विकास की ओर लेके जाना। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो ऐसी सभी चीजें, वस्तुएं, सेवाएं कि जो आज की तारीख में हमारे इस पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण तैयार का निर्माण कर रही है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, इन सभी चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसी चीजों के साथ जो हमारा ख्याल भी रखे, हमारी जरूरत को भी पूरा करे और इस दुनिया का भी ख्याल रखे। तो अगर आप लिस्ट निकालोगे तो इतनी लंबी लिस्ट है, हमें इतने सारे सेक्टर्स में, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ आने वाले दिनों में काम करना है कि दुनिया की कोई भी कंपनी का इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इतनी सारे क्षेत्र में काम करेगी। इतने सारे क्षेत्र में हमें मिलके एमसीएल को काम करना है। और दोस्तों, इसीलिए हमें बहुत बड़ा फाउंडेशन तैयार करना होगा, क्योंकि देखो, अभी अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, उसका अगर आप फाउंडेशन देखोगे तो जितनी ऊंची इमारत उतना गहरा में जाना पड़ता है वो फाउंडेशन तैयार करने के लिए। तो वैसे ही हमें अभी दुनिया के इतना बड़े जब बिजनेस का निर्माण करना है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको, हमें सबको मिलके काम करना है, तो हमें फाउंडेशन भी वैसे तैयार करना होगा। और फाउंडेशन क्या है हमारे लिए? तो फाउंडेशन है लोगों का ये आंदोलन, लोगों का आंदोलन, कि जिसमें लोग शामिल हो। ये सब विजन, मिशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस सब मिशन में सभी लोग शामिल हो और एक बहुत बड़े मूवमेंट का, आंदोलन का निर्माण करें। यही सबसे बड़ा हमारे लिए फाउंडेशन है। और ये कैसे तैयार होगा, कैसे फाउंडेशन तैयार होगा? जब लोगों को समझेगा कि आज के मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मेरी जो आज परेशानियां है, वो सब इससे सॉल्व होने वाले हैं। लोगों के जो प्रॉब्लम है उसके जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन और हमारा मिशन जब एक होगा तब ये सॉल्व हो गए। और दोस्तों, वैसा ही होने वाला है। हमारे सभी जो मिशन के सभी जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो सभी लोगों के सॉल्यूशंस है। अभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं? जब आप लोगों को बताएंगे, जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि आज जितनी भी इनकम, संपत्ति का निर्माण हो रहा है, इनकम का निर्माण हो रहा है, उसमें कितनी विषमता है और क्या कारण है इस विषमता का।
और फिर किसको कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्या ब्लूप्रिंट आज हमारे पास है, क्या सोल्यूशन हमारे पास। और अगर सिर्फ उतना ही किया, ये असमानता भी अगर दूर की, तो कितना बड़ा डिफरेंस लोगों के जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग ला सकते हैं। इनफैक्ट जो भी चीजें हम लोग तैयार करेंगे, यानी आज की तारीख में जो भी पेट्रोकेमिकल की चीजें कंपनियां बेच रही है, ये कॉर्पोरेट लोग बेच रहे हैं, ये 1% लोग बेच रहे हैं, उनसे कई बेहतर प्रोडक्ट होने वाले हमारे, जो आप और मैं मिलके घर पे भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे हमारे प्रोडक्ट बेस्ड होंगे उन कैटेगरी में, जो बहुत बेहतर सेवा हमारे कस्टमर्स के लोगों की करेंगे। लोगों को एजुकेट कीजिए दोस्तों। अभी जो भी संकट आज हमारे सामने है, चैलेंजेस दिख रहे हैं जो लोगों के सामने हैं, उनको बताइए क्यों हो रही है, क्यों फेस कर रहे हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के ऊपर बात कीजिए, सॉल्यूशन को बताएंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बताइए उनको 100% इकोनॉमी, 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। जितने भी स्त्री पुरुष है जिनको आज काम की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को हम आमदनी दे सकते हैं। इतना काम, इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए एक अच्छा इनकम हो सकता है। और फिर इस सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को जोड़िए दोस्तों। इस वर्ष का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण करना है। अभी इसके साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल आएंगे, कर हम काम करेंगे। ये जो बिजनेस पोटेंशियल है, जो हमें हर ग्राम पंचायत में करना है, हर म्युनिसिपल वार्ड में करना है, और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। तो बिजनेस पोटेंशियल का क्या अर्थ होता है, पहले आप इसको समझते हैं। बिजनेस पोटेंशियल का अर्थ यह है कि उसमें जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो कितने हद तक डेवलप हो सकते हैं, वो कितने हद तक वस्तु या सेवा का निर्माण कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल। अगर आपके पास रिसोर्सेस है, अगर आपके पास वो अच्छी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है दुनिया में, जो अगर आपके पास अच्छा पानी है, अगर आप ऐसे ट्रॉपिकल प्रदेश में रहते हो कि जहां सूरज की रोशनी अच्छी है, हवा अच्छी है, जहां लोग इतनी सारी आबादी, लेकिन सभी लोग स्किल्ड लोग हैं। ये लोग तो सबसे बड़ी ताकत है हमारी आने वाले दिनों में, और इवन इकोनॉमी तैयार करने के लिए ये सभी लोग एक बहुत बड़ी रिसोर्सेस है। यही चीज अगर हम लोग अमेरिका में होते थे, यूरोप में होते थे, तो शायद इतना बिजनेस पोटेंशियल नहीं होता था, क्योंकि उनके पास नहीं है इतने रिसोर्सेस। वहां के ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, म्युनिसिपल वार्ड के क्षेत्र में इतने इकोनॉमी का निर्माण नहीं हो सकता था जितना भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत में उतने रिसोर्सेस है। आप, मैं, हम सभी लोग वो रिसोर्सेस है, और इसीलिए ये बिजनेस पोटेंशियल है। इसलिए हर ग्राम पंचायत में 150 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। हर म्युनिसिपल वार्ड में 200 से लेकर 300 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण हर साल हम कर सकते हैं। और इसी की शुरुआत करनी कहां से है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। आज के तारीख में जो भी जीडीपी का निर्माण हो रहा है, इनकम का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे भाई बहन शामिल नहीं है, हमारे गांव के लोग शामिल नहीं है, किसान शामिल नहीं है, उनको शामिल करना, इससे शुरुआत करनी। और वो शुरुआत क्या है? तो 1 करोड़, 1 करोड़ साल का रेवेन्यू आपके ग्राम पंचायत में और म्युनिसिपल वार्ड में तैयार कर। हमारे देश में आज की तारीख में 300 लाख करोड़ का माल तैयार हो रहा है और बेचा जा रहा है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि हम सभी मिलके 1%, 1.5% सिर्फ इतना काम करें, लेकिन उससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी 1 करोड़ का मतलब है महीने का 8 से 9 लाख का रेवेन्यू का निर्माण करना। 1 करोड़ का मतलब है हर दिन 30,000 रुपए का बिजनेस करना, रेवेन्यू का निर्माण करना। तो कैसे करेंगे? कैसे हम हर दिन 30,000 रुपए का बिजनेस का निर्माण करेंगे? क्या वो आइडियाज है? कौन से वो बिजनेसेस है? तो ऐसी कोई, आप ये मत उम्मीद करना कि कोई मैनुअल आपको आएगा जिस मैनुअल में लिखे होंगे क्या क्या आपको करना है। आप मैनेजर नहीं, आप उद्योजक हो। आप देखिए अपने आजू बाजू, आप देखिए हमारे अपने गांव में, अपने शहरों में कि क्या वहां जरूरतें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ गैप है, कैसे हम लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के साथ। देखिए, समझिए, आज हमारे गांव में अगर किसान कोई फसल ले रहा है और वो फसल, वो बिल्कुल उसे कुछ पैसे उसको नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग तो फसल खेतों से लेके मार्केट के लेके जाने की पोजीशन भी नहीं होता। तो ऐसे किसानों के साथ, ऐसे फसल के साथ क्या कर सकते हैं हम?
क्या कोई वस्तु का कोई प्रोसेस कुछ फूड करके बेच सकते हैं या उसको सिर्फ ड्राई करके बेच सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर आज के तारीख में जैसे हमारे लिए रोटी होती है, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे देशों के लिए होता है ये ब्रेड। हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग ये ब्रेड खाते हैं हर दिन। अब ये ब्रेड कैसे बनता है? तो ब्रेड वही केमिकल फार्मिंग द्वारा जो आटा बनता है, मैदा बनता है, उससे बनता है, जो पेट के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इसी जगह पे अगर हम लोग ऑर्गेनिक गेहूं का ब्रेड बनाए और उस ब्रेड में कई सारे ऐसे मिलेट्स, भरड़ धान्य अगर उसमें डाले, जो बहुत पौष्टिक है, जो बहुत बहुत अच्छा है अपने शरीर के लिए, इसको अगर बनाए, लोगों को दे, 30 रुपए का पैकेट रखे, 1000 पैकेट दिन में बेचे तो 30,000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन कितनी अच्छी सेवा लोगों की हो सकती है। आप देखिए ना, अगर आपके तहसील में कोई स्कूल है, सॉरी स्कूल नहीं, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और वहां बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं। अभी ये बच्चे भी 12वीं के बाद आते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, ये अभी माँ बाप से जुदा होके आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो इनके कुछ छोटी छोटी जरूरत होते हैं, रहने की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, कम पैसे होते हैं उनके पास। तो इस पे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? कैसे हमारे कुछ घरों में अगर इनको अकोमोडेट करके एलजी कर सकते हैं, लोकल गार्डन जैसे होता है, और उनको जो डबे, हमारे कुछ महिला बचत गट है, वो उनको खाने का उनका प्रावधान कर सकते हैं। या ऐसा समझे कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर हर दिन वहां काम करते हैं। कोई खदान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, और ऐसे मजदूरों को अगर एक दिन का खाना बहुत ही कम रुपए में दाल चावल भी बना के दे, कोई महिला बचत कर सिर्फ दाल चावल बना के दे, वो 100, 150, 200 जो कुछ लोग हैं उनको एक दिन का खाना दे, तो बहुत अच्छा काम उनके लिए भी करेंगे और 2 पैसे भी आप कमाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। आज जैसे हर घर में जाके हम लोग रद्दी लेते हैं, पैसे देते हैं और रद्दी और रिसाइकल करते हैं, बेचते हैं आगे कंपनियों को, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं ना। अभी हमारा मिशन है कि हमें कोई इस पूरे ग्राम पंचायत को या म्यूनिसिपल वार्ड को जीरो वेस्ट करना, यानी कोई भी ऐसा कचरा नहीं बचना चाहिए जो डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है। तो उसका क्या है सरल, सिंपल, आसान तरीका कि लोगों को बोलिए कि हम आपका प्लास्टिक लेंगे, घर में जाके बोलिए कि हम आपका रबर लेंगे, हम आपके जूते लेंगे जो फटे हुए, हम आपके कपड़े लेंगे और उसके पैसे भी देंगे। आप भी हम भी मिलके वो किसी रिसाइकलिंग यूनिट को बेचेंगे। लेकिन इसके साथ एक ना सिर्फ कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन एक अच्छे रेवेन्यू का निर्माण होगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ई वेस्ट का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आज हमारे सामने। एक बार ये सेग्रीगेट हो गए और वो पैसे भी देने हैं लोगों को, ऐसे नहीं फ्री में हम लोग ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये भी डिसाइड कर लिया हम लोग कि हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में आने वाला कोई भी त्योहार हो, आने वाले हर त्योहार में जो भी चीज लगती है वो सभी चीज कंपलसरी हमारे लोग ही बनाएंगे, मेरे गांव के लोग बनाएंगे, मेरे शहर के म्युनिसिपल वार्ड के लोग बनाएंगे, तो भी बहुत सारा रेवेन्यू का निर्माण होगा। दोस्तों, कपड़े की जब बात आती है तब सिर्फ लिबास के कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे कपड़े लगते हैं, किचन में लगते हैं, बाथरूम में लगते हैं, बेडरूम में लगते हैं। और आज की तारीख में ये सब लोग कौन बेच रहे हैं? तो वो 1% वाले कंपनियां, नहीं तो पेट्रोकेमिकल से बने हुए ऐसे टेरिकॉट, पॉलिस्टर ऐसे कपड़े बेचते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे किसान जो कपास उन्होंने तैयार की है, जो फसल, और उसको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें किसान संकट में सपोज, तो उनसे कुछ ऐसे कपड़े तो तैयार कर सकते हैं जो सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल सब कुछ है। कोऑपरेटिव मिल्स है कि जिनसे वो तैयार करके आज बेच सकते हैं और इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी जरूरत आज मार्केट की है, हमारे लोगों की है, उसको पूरा कर सकते हैं, हमारे लोग ही तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, आज की तारीख में 5 रुपए से लेके 5-10 छोटी छोटी चीजें भी बाहर से आती है। कोई चाइनीज कंपनी यहाँ देती है और यहाँ का मार्केटिंग जो नेटवर्क है वो उनको बेचती है, या पेट्रोकेमिकल से बनी हुई कितनी सारी चीजें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद पूरा कचरे का ढेर बन जाती है और पर्यावरण को गंदा कर रही है। उनको भी रिप्लेस करने की सोचे हम, जो भी कॉस्ट का जो प्रॉब्लम है, डिफरेंस है, उसमें भी सोल्यूशन निकलाएंगे कि कैसे कॉस्ट हमारे चीजों को भी कम करके हम लोग उसको बेच सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े रेवेन्यू का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर जब हम लोग एक काम करेंगे, लोगों को एक अच्छा इनकम देंगे, उनके परिवारों को एक अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो इन परिवार में घड़े हुए कई सारे हीरे बाहर निकल के आएंगे।
अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो लड़का है, इसका नाम है यशस्वी जायसवाल। अभी 4-5 दिन पहले उसने मुंबई के खिलाफ 124 रन की पारी की आईपीएल में, इतने ज्यादा रन बने। इस लड़के के जो पिताजी है, उनका सिर्फ गोलगप्पे का ठेला है मुंबई में, और ये बच्चा भी 3-4 साल पहले वो उनके साथ ही वो काम करता था। लेकिन देखिए, वो उसमें वो टैलेंट था, वो एक्चुअली हीरा था, और वो निकला। तो वैसे आपके गांव में भी रहेंगे ना, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके वार्ड में है, जरा थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको अंदाजा ही नहीं है कितना अच्छा काम इन लोग के लिए होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको ऐसे नहीं बेच सकते, हमको कंपलसरी ब्रांड करके बेचना पड़ेगा। कोई भी छोटी चीज भी हम लोग तैयार करेंगे ना, तो ब्रांड के अंदर बेचने पड़ेगी। क्योंकि अगर ब्रांड के अंदर नहीं बेची, तो आपके ही सामने, आपके ही तहसील में 100 और लोग खड़े हो जाएंगे जो सेम काम करेंगे। और वो जो फिर 1% में काम करने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडियंस है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बहुत सारा पैसा कमा रही है आज की तारीख में, उनको बहुत आसान हो जाएगा। आप एक दूसरे को आपस में लड़ा दो, अपने आप इनको खत्म करो, वो अपना काम करते रहेंगे। वैसा नहीं करना है। मिलकर जब एक ब्रांड के साथ काम, एक छत के नीचे जब हम लोग सब मिलकर काम करेंगे ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है ये करने की। अभी देखिए ना, ब्रांड जब होता है तो बिजनेस भी बहुत बड़ा बनता है ना। अभी हल्दीराम में भी सेम, वो जो फाउंडर है, वो अपनी बीवी से नमकीन तैयार करते थे और वो बेचते थे एक दुकान में। लेकिन जब ब्रांड बना तो आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बेचते हैं वो। हो सकता है कि हल्दीराम से बेहतर नमकीन आपके गांव में, आपके शहर में कोई तैयार करता हो, सिर्फ उसको ब्रांड बनाने की जरूरत है। निरमा वॉशिंग पाउडर घर में तैयार करके ये करसन पटेल साहब साइकिल पे जाके बेचते थे, साइकिल पे। ब्रांड करने के बाद कितना फर्क पड़ता है। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये 2 व्यक्ति है। प्रॉक्टर मोमबत्ती बनाते थे, गैम्बल सोप साबुन बनाते थे, लेकिन कंपनी बना दी, ब्रांड बनाया। मैकडोनल्ड जैसे हमारा वड़ा पाव है, वैसे वहां का वड़ा पाव समझिए आप। एक दुकान थी और वो वड़ा पाव बेचते थे, और कितना बड़ा ब्रांड बन गया, कितनी बड़ी कंपनी बन गई जब ब्रांड बनता है। और इसके आगे वो केएफसी, ये केएफसी तो मैं आपको बोलूं, एक सिंगल रेसिपी, यानी एक सिंगल रेसिपी क्या कर सकती है और दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये केएफसी। एक सिंगल रेसिपी को दुनिया में इतना बेच सकते हैं आप, और इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और ये